तो आज तारीख है 2 अगस्त, और 2 अगस्त का शुरू करते हैं अपन करंट। तो पहली न्यूज़ तो आई है कि जीएसटी कलेक्शन को लेके, कि टोटल जीएसटी कलेक्शन इस महीने पिछले महीने से थोड़ा कम हुआ है। जुलाई में तकरीबन 1.16 लाख करोड़ था, जो इस महीने हम लोगों का 1.12 लाख करोड़ हुआ है। अब वही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 2017 में अपने लागू किए गए थे, 1 जुलाई 2017 से, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं। अब बहुत से लोग जीएसटी को सोच लेते हैं कि इंडिया का पूरा टैक्स ही है, नहीं, ये केवल इनडायरेक्ट टैक्स है। और वो भी कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, उसमें भी लिखकर जैसी चीजें आती नहीं है, लिखकर पेट्रोलियम ये सब चीजें नहीं आती जीएसटी में। तो ये बहुत लिमिटेड टैक्स है जो तुमको दिखाई दे रहा है जीएसटी कलेक्शन में। इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हुए, जो जिन पे सरचार्ज लगता है, उन चीजों में जीएसटी लागू नहीं किया जाता। वरना वही है ना कि पेट्रोल आज तुम्हारा 70 रुपये होता अगर पेट्रोल पे जीएसटी होता था। तो वो वाला सीन है। तो दैट्स ऑल, बस इतना ही जानने की जरूरी था अपने एग्जाम के लिए। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम, कि एक है सैयद अली गिलानी। ये क्या थे ना, इनको हाउस अरेस्ट करके रखा था पिछले 10 साल से। जो अपन लोग बोलते ना सेपरेटिस्ट लीडर्स जो जम्मू कश्मीर में है, उनमें से एक हम्म। लीडर ये थे सैयद अली गिलानी, जिनको 10 साल से हाउस अरेस्ट करके रखा था इंडियन गवर्नमेंट ने। उनका निधन हो गया है। तो दैट्स ऑल, अगर ये न्यूज में आ जाते हैं तो हमें जानने के लिए जरूरी हो जाते हैं कौन है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम, कि जो नीट एग्जाम है, उसमें जब एनआरआई फॉर्म भरते हैं ना, तो उनको SC ST OBC ये कोटे नहीं मिलते हैं। तो इस पे बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि SC ST कोटे नहीं मिल रहा है, केवल हमें जनरल कोटे में बनना पड़ रहा है अगर हम एनआरआई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर आप एनआरआई हैं तो आपको SC ST OBC कोटा नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इंडिया में नीट में। और आपको जनरल फैसिलिटी से ही अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आज से अब आगे के लिए ये फिक्स हो गया कि नीट एग्जाम में एनआरआईज को कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल। एक हम्म। नेक्स्ट आई है छोटी सी न्यूज, ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है लेकिन ये नॉर्मल नॉलेज के लिए जरूरी है, तो मैंने डाल दी, कि केरला पंचायत ने, जो केरला की लोकल बॉडीज हैं, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को सर और मैडम कहना बैन कर दिया है केरल में। ब्रो पता है, सर और मैडम वाली प्रथा केवल इंडिया में है ज्यादातर, क्योंकि हम ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर ऑफिशियल्स हुई, कंपनी हुई, या पंचायत हुए, या ऑफिस में चले जाओ जो ऑफिसर्स हुए उनको सर मैडम लोग बुलाते हैं। ये प्रथा ज्यादातर इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने शासन किया और वो सर और मैम कहलवाते थे हम लोगों से। तो हम लोग उसी में रुत में कहते चले गए, और अभी तक हम लोग जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं सबको सर मैडम कहते हैं। वरना अभी तुम फेसबुक में हम्म। चले जाओ, फेसबुक में कोई मार्क जुकरबर्ग सर नहीं कहता, सब मार्क कहते हैं, दैट्स ऑल। कोई बिलगेट्स सर नहीं कहता, सब बिलगेट्स बोलते हैं। या बहुत से बहुत इंडिया में हो तो चलो तुम्हें थोड़ी कोई बूढ़ा बाड़ा आदमी, बड़ा आदमी, तो तुम जी लगा दोगे, तुम सर मैडम नहीं बोलोगे। तो ये सर मैडम वाली जो प्रथा है ना ब्रो, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू की गई थी और इंडिया में आज तक हो रही है कि ऑफिशियल्स को सबको सर मैडम बोलते हैं। तो केरला पंचायत ने ये चीज खत्म करनी शुरू कर दी है, और उसने अपने जितने भी पंचायत के ऑफिसर्स हैं सबको सर मैडम कहना बैन कर दिया, कि किसी को भी सर मैडम कहना किसी भी तरीके से जरूरी नहीं है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है लद्दाख की तरफ से, कि लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड के रूप में, स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल के रूप में, और जो ब्लैक नेक्ड क्रेन होती है उसको अपने स्टेट बर्ड के रूप में अपना लिया है। तो ये दो नए किए गए लद्दाख के द्वारा, तो इनको जानना जरूरी हो जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है IMD को लेके। जो हम लोगों का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कहा है कि सितंबर में जो बरसात होगी, देखो, हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि इस साल नॉर्मल बरसात होगी, ठीक है। और अभी तक केवल और हम्म। केवल 20% पानी बरसा है, कि जितनी नॉर्मल होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं है। तो अभी इसका नया असिस्टमेंट आया है कि सितंबर में नॉर्मल से ज्यादा वर्षा होगी जितनी होती है। और भाई कल तो दिल्ली में हम्म। इतना पानी बरसा है कि एकदम वेनिस ही बन गया वो, फोटोज आ रही है वहां की हर हम्म। जगह। तो हाँ हाँ, 2 दिन पूरा बारिश हुआ है कल। हाँ, तो ऐसी हालत है ना कि, और अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अच्छा एक डाटा दे क्यों नहीं पाता, वो बेसिकली इस वजह से नहीं दे पाता क्योंकि पर एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर पे तुम्हारे जितने
लगे होने चाहिए, टूल्स लगे होने चाहिए, जितने टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगे होने चाहिए, वो उसके पास में है ही नहीं। उसके पास में उतना बजट ही नहीं है कि वो उसको लगा सके। और जो लगे हुए हैं उनमें से हम्म। तकरीबन तकरीबन आधे से ज्यादा, एक रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि आईएमडी के आधे से ज्यादा इक्विपमेंट्स जिसको वो आने वाले फ्यूचर असिस्टमेंट के लिए उपयोग करता है वो खराब पड़े हैं। तो वो कैसे ही तुम्हें सही डाटा दे देगा। अब आईएमडी की बात कर लें थोड़ी, तो 1870 में बनाई गई थी आईएमडी, और बेसिकली दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है, और डॉक्टर जो मृत्युंजय मोहपात्रा है वो इस समय इसके चीफ है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो अभी प्रेसिडेंट कॉलर क्या होता है, ऐसे भुजा पे कॉलर, जो कॉलर्स होती है ना ऊपर, जो ऑफिसर्स की होती हैं, उन कॉलर्स पे प्रेसिडेंट्स की अलग अलग बद्दियां लग जाती हैं। तो इसको प्रेसिडेंट्स कॉलर का इनाम मिला है, तो वो अलग सुनहरे कलर की दो बद्दियां लग जाती हैं। तो अभी आईएनएस हंसा, जो कि गोवा में काम करता है, जो सर्विलेंस का काम करता है बाय द वे, तो आईएनएस हंसा का जितना भी स्टाफ है उसने सर्विलेंस में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके लिए सब लोगों को सितंबर में अभी प्रेसिडेंट स्कॉलर से नवाजा जाएगा, इंडियन नेवल एविएशन को। तो दैट्स ऑल। हमें जानने के लिए जरूरी ये हो जाता है कि इस साल प्रेसिडेंट कॉलर किसको मिला, तो वो इंडियन नेवल एविएशन के आईएनएस हंसा को मिला है। दैट्स ऑल। हम्म। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम। एक एक्सरसाइज के बारे में, ये नई एक्सरसाइज है जिसका नाम है JAPAD 2021 एक्सरसाइज, जेपैड 2021 एक्सरसाइज। ये हुआ क्या ना, रशिया इसको कंडक्ट करवाता है अपने यहाँ। इसमें टोटल 17 कंट्रीज भाग लेती हैं, जिसमें से 8 कंट्रीज तो ऑब्जर्वर्स हैं और 9 कंट्री हैं जो उसमें जाके भाग लेती हैं सच में वहां पे ग्राउंड में। तो इंडिया उन 9 कंट्रीज में से है जो इस बार जेपैड 2021 एक्सरसाइज में रशिया में भाग ले रहा है, और इंडिया के 200 आर्मी पर्सनल्स हैं जो भेजे गए हैं जेपैड में भाग लेने के लिए। तो दैट्स ऑल। ये छोटी सी न्यूज थी, तो जानना जरूरी हो जाता है। बट एक नेक्स्ट न्यूज हम्म। की बात करते हैं हम। तो आइए श्रीलंका की इकोनॉमिकल इमरजेंसी को लेकर, कि श्रीलंका में इकोनॉमिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। और श्रीलंका के जो अभी इस समय वहां पे प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। देखो, पहली बात तो उनके यहाँ का फॉरेक्स खत्म हो चुका है। फॉरेक्स पिछले 2 साल में तकरीबन $9 बिलियन से गिर के $2.5 बिलियन रह गया है। दूसरा, जब तुम पे फॉरेक्स नहीं होगा तुम्हारे देश के पास में, तो तुम बाहर के देशों से कुछ मंगा नहीं पाओगे। और श्रीलंका पूरी तरीके से, अगर हम बात करते हैं ना कि फ्यूल में, फूड में और अपनी इसेंशियल चीजों में, उतना ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं है अभी कि वो बाहर से चीजों को मंगाना एक हद तक रोक सके। तो उसको मजबूरी हो जाती है कि फूड इसेंशियल्स तक को उसको बाहर से मंगाने पड़ते हैं दूसरे देशों से। और दूसरे देश तभी देंगे जब तुम्हारे पास में फॉरेक्स होगा, तुम पे डॉलर होगा, यूरो होगा, वही तो इंटरनेशनल करेंसी है, हार्ड करेंसी उसे ही माना जाता है। तो बेसिकली श्रीलंका के पास में जो बची हुई है हार्ड करेंसी, वो मुश्किल से $2.5 बिलियन बची है। उनका फॉरेक्स ही $2.5 बिलियन बचा है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो फूड वूड की बहुत ज्यादा कमी आ रही है उनके यहाँ। श्रीलंका में लिटरली उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि लोगों से मना किया है कि गाड़ियों को यूज मत करो, वरना पेट्रोल हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है और हमारा डॉलर बाहर जा रहा है। श्रीलंका डॉलर कमा नहीं पा रहा, उसके पास में कोई जरिया नहीं बचा है। ऊपर से श्रीलंका में आर्मी जनरल्स को एम्प्लॉय किया गया है कि कोई भी फूड का स्टॉक ना करे, फूड की प्राइसेस ज्यादा ऊपर ना जाए। आर्मी ये काम कर रही है, जो आर्मी को देश बचाना चाहिए वो ये काम कर रही है कि फूड प्राइसेस ऊपर ना जाए, फूड का कोई स्टॉक ना करे, उन लोगों को पकड़ रही है आर्मी। तो कितना बड़ा क्राइसिस है ये अपन लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर जैसे चाइना श्रीलंका के किसी देश से उधार ले ले, तो वो भी अब उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो उधार 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नेशन बोरोविंग, कि हम लोग अपने देश में ही दे दें, लोगों से कह दें कि हमें इतना पैसा दे दो, हम 6 साल बाद 10 साल बाद तुम्हें इतने % की इंटरेस्ट से लौटा देंगे। तो नेशनल बोरोविंग की बात करें तो बॉन्ड श्रीलंका ने जारी किए थे आज से 5 साल पहले, वो कर चुकी है। और अब वो तो लौटाने का टाइम आ गया है कि लोगों को करीबन $1 बिलियन से ज्यादा तो लौटाना है, तो देश से तो ले नहीं सकते। अब दूसरा ऑप्शन बचा कि बाहर जाके लो। तो पहले से ही हम देखते हैं कि चाइना हुआ, इंडिया हुआ, यूएस हुआ, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इनकी श्रीलंका पे बहुत ज्यादा कर्जे हैं। और ओवरऑल में ना श्रीलंका दबता जा रहा है कर्जों में। और मूडी ने अभी एक, देखो बताया मूडी क्या है, मूडी एक एसेट असिस्टमेंट की एक एजेंसी है जो बताती है कि हाँ इस देश में एसेट असिस्टमेंट ऐसा हो रहा है, इस देश से ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा। तो वो रैंकिंग देती है कि कौन सा देश इन्वेस्टमेंट के लिए या उधार देने के लिए कितना अच्छा है।
तो उसमें श्रीलंका की रेटिंग CAA कर दी गई है। मतलब कि श्रीलंका को अगर कोई उधार देता है देश, तो उस देश के पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अब बताओ, जब ऐसी तुम्हारी रेटिंग चल रही हो तो कौन सा ही विदेशी देश भी तुम्हें उधार दे देगा। तो ओवरऑल में श्रीलंका की हालत खराब चल रही है। अब यहाँ पे देखा जाए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना श्रीलंका की, वो इंडिया के साथ में उसके इतने अच्छे संबंध नहीं है, उसके अच्छे संबंध है चाइना के साथ में। और हम देखते हैं श्रीलंका ने कोलंबो तो पहले से ही देकर रखा है चाइना को। तो होपफुली ये माना जा रहा है कि चाइना को ही ये लोग फिर कोई एक पार्ट दे देंगे और बदले में चाइना इन्हें रुपए दे देगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज में केवल इतना है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है श्रीलंका में, और ओवरऑल में वहां पे बहुत बुरे सीन चल रहा है, लोगों पे खाने को नहीं है, वहां पे लाइनें कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी, इस वजह से। हम्म। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं भाई, असम से। असम देखो, एक तो राजीव गांधी से हमें समझ नहीं आता क्या अपनी जो सरकार है उनको क्या करना कि असम में राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क था, उसके नाम में से ना राजीव गांधी नाम निकाल दिया गया है और अब उसका नाम कर दिया गया है ऑरेंज नेशनल पार्क, जो कि गुवाहाटी से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर पे है, वही गुवाहाटी के पास में ही। तो अब इसका नाम केवल ऑरेंज नेशनल पार्क होगा, राजीव गांधी नाम में से निकाल दिया गया है। और कुछ दिनों हम लोगों ने देखा था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में से भी राजीव गांधी को निकाल दिया था। अब थोड़ा सा अगर इसकी बात कर ले तो ये गुवाहाटी में पड़ता है, बेसिकली गुवाहाटी जिले में। और राइनो हुए, टाइगर्स हुए, एलिफेंट हुए, इनके लिए ये जो नेशनल पार्क है वो फेमस है, ऑरेंज नेशनल पार्क। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो आई है IMF की तरफ से। अब देखो, IMF ने भारत को अभी $17.86 बिलियन के HDR दिए हैं। देखो, HDR की बात की जाए तो HDR क्या होता है, जैसे हर देश की करेंसी होती है, इंडिया की रुपए है, US की डॉलर है, तो ऐसे ही IMF की खुद की एक करेंसी होती है जिसको HDR कहा जाता है। और HDR ऑलमोस्ट सारे बड़े देश ले लेते हैं, तो कोई सीन नहीं है। तो IMF ने इंडिया को 12.57 बिलियन HDR दिए हैं, जो कि तकरीबन $17.86 बिलियन के होते हैं इस हिसाब से। अब HDR की बात की जाए तो HDR में होता क्या क्या है, HDR किस किस में बदला जा सकता है। तो ज्यादातर हम नॉर्मली देखते हैं कि जब स्पेशल ड्राइंग राइट्स IMF किसी भी देश को देता है, तो डॉलर हुआ, येन हुआ, पाउंड हुआ, यूरो हुआ, या चाइना का रेनमैन भी हुआ, तो ये लोग इन करेंसीज में, जबकि ये वर्ल्ड की सबसे हार्ड करेंसीज में से एक है, इन करेंसीज में तुम HDR को आराम से चेंज करवा सकते हो। इसीलिए जब IMF लोन देता है तो कोई भी देश मना नहीं करता लेने से, हर देश IMF से लोन मांगते हैं और कोई भी देश मना नहीं करता HDR को अपने देश की करेंसी में बदलने में। अब और नॉट इवन देश, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की बात करें, या जो ब्रिक्स के द्वारा बनाई गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ये सारे लोग भी HDR को ले लेते हैं। अगर तुम इनको HDR में रुपए दो तो वो लोग ले लेते हैं, कोई सीन नहीं है उनके पास में। तो ओवरऑल विश्व में HDR एक बहुत हार्ड करेंसी के रूप में देखी जाती है, जो कि IMF की करेंसी है। और हाल ही में HDR इंडिया को दिया हुआ है IMF ने तकरीबन $17.86 बिलियन का। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो है ये RBI को लेकर। ये RBI ने 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है एक्सिस बैंक पे। और किस लिए लगाई है कि जो KYC नॉर्म्स होते हैं, KYC मतलब नो योर कस्टमर, तो जो KYC नॉर्म्स होते हैं वो एक्सिस बैंक ने पूरी तरीके से पूरे करके नहीं रखे थे। KYC नॉर्म्स जो कहा जाता है कि ये 4 चीजें तुम्हें अपने जो कस्टमर से उनसे लेनी जरूरी है, उनमें से एक चीज वो कोई नहीं ले रहा था, जिस वजह से RBI ने हाल ही में 25 लाख की पेनल्टी लगा दी है एक्सिस बैंक पे। और एक्सिस बैंक की थोड़ी बात की है तो कुछ दिनों पहले एक्सिस बैंक को LIC ने बोरो कर लिया था, तो अब एक्सिस बैंक पूरी तरीके से LIC है और LIC एक सरकारी बैंक है, तो एक्सिस बैंक भी देखा जाए तो सरकारी बैंक बन जाती है इस वजह से। अब दूसरी तरफ नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है शिकागो विश्वविद्यालय से कि शिकागो विश्वविद्यालय की रिसर्च आई है, स्टडी, जिसमें ये कहा गया है कि एयर क्वालिटी जो होती है ओवरऑल, अच्छी एयर क्वालिटी एक इंसान की जिंदगी को 2 से 3 साल बढ़ा देती है। और वहीं हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है उसमें, अब देखो, एक PPM पार्टिकल पर मैटर,
तो पीपीएम एयर में तकरीबन 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो एयर पॉल्यूटेड मानी जाती है। और पीपीएम नॉर्थ इंडिया का एवरेजली 70 है, उसमें भी दिल्ली का स्पेसिफिकली देखा जाए तो वो तो 300 के ऊपर निकल जाता है कई बार। तो जिस वजह से अगर एवरेज की बात की जाए 17 पीपीएम की, तो तकरीबन तकरीबन 2 से 3 साल उम्र कम है जो लोग जीते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो ये शिकागो विश्वविद्यालय की एक रिसर्च आई है। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में इतना ही था। चल नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। वो आई है शी जिनपिंग को लेके कि चाइना में स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में शी जिनपिंग थॉट्स पढ़ाए जाएंगे। उनका कहना ये है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, और शी जिनपिंग ने पहले ही घोषित कर दिया कि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम ही हैं आपके प्रेसिडेंट। तो शी जिनपिंग के थॉट्स जो हैं वो स्कूल, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाएंगे अब, और ये घोषित कर दिया गया है। अब देखो, पता ना, कहने को ये लोग खुद को कितना भी कह लें कि हम लोग कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं शी जिनपिंग, और कहते हैं कि हम कम्युनिज्म को फॉलो करवा रहे हैं, बट बेसिकली देखा जाए ना, जो मार्क्स का कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट पार्टी का मेन गोल ही ये है, जो शी जिनपिंग पार्टी, उनका कहना है कि हम मार्क्स के कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करवाते हैं। बट मार्क्स के कम्युनिज्म की बात की जाए ना, तो उसमें सीधी दो पार्टी थी, एक तो थे पूंजीपति और दूसरे थे लेबर सेक्शन। मार्क्स का कहना यह था कि पूंजीपति जो लेबर लोग हैं उनको बहुत ज्यादा शोषित करते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए उनको मिनिमम वेजेस देते हैं, उनसे बहुत बहुत ज्यादा काम निकलवाते हैं, उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है वो कभी मिलने नहीं देते। जो अमीर है वो हमेशा अमीर और अमीर बने रहना चाहते हैं, गरीबों को गरीब रखते हैं, और इस पूरी व्यवस्था को कहा जाता है कैपिटलिज्म। तो मार्क्स का कहना यह था कि कैपिटलिज्म में अमीर जो पूंजीपति है और गरीब जो कि लेबर सेक्शन है, वो आपस में धन की असमानता हमेशा दोनों में बनी रहती है। और मार्क्स वहां पे अपनी आइडियोलॉजी लेके आते हैं जिसको कहते हैं कम्युनिज्म। मार्क्स का कहना यह था कि जितनी भी वेल्थ है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है। उसको इन्होंने कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म बताया, और इसको ही समाजवादी प्रथा बताया। अब बेसिकली कहा जाए ना, चाइना में पूरी तरीके से समाजवाद भी प्रतिपादित नहीं हो रहा है। वो उन लोगों ने कम्युनिज्म तो लेके आए हैं, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं ना, एक डिक्टेटरशिप आई है साथ साथ में, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, नॉट फुली बट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो बना ही रह रहा है, हट ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो ये काइंड ऑफ, कहते हैं ना आप लोग ऑथोरिटेरिज्म, क्या कहते हैं ब्रो, ये नाम याद है, अथॉरिटेरियनिज्म। हाँ, ऑथोरिटेरियनिज्म। तो वो मान लो, या डिक्टेटरशिप मतलब काइंड ऑफ वो लेके आए। और ये भी माना जा रहा है कि शी जिनपिंग जो थॉट शुरू करे गए हैं चाइना में, ये भी काइंड ऑफ उन लोगों का कहना चाहिए कि कम्युनिज्म के लिए है। हम लोगों ने कम्युनिज्म को लागू करवाया है हमने देश में, और जिसके कम्युनिज्म को लागू करने के लिए जो हमारा नेता है, मेन लीडर है, उसके थॉट्स सबको पता होने चाहिए, क्या देश में चल रहा है ये पता होना चाहिए। बट इन लिटरल सेंस ऐसा नहीं है ब्रो, कि मार्क्स के कहने के लिए वो फॉलो कर रहे हैं, वरना अपने ही फॉलो करवा रहा है। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो ये था। नेक्स्ट न्यूज आई है सीएसआर को लेके, कि सीएसआर मतलब जो अपन लोग कहते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी भी ओवर एक्सपेंडिचर है जो कि सीएसआर में हुई है, ओवर एक्सपेंडिचर का यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स का कहना ये है कि हम लोगों ने अभी कोरोना के टाइम पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहुत ज्यादा निभाई, हमने लोगों की मदद की, हमने मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे, हमने ये दिया वो दिया। तो हम लोगों का जो सीएसआर है आगे वो कम कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आया है, और सरकार ने भी कह दिया है कि सीएसआर, आपने कोरोना में जो भी काम किया है उस पर आपका सीएसआर कम नहीं किया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे सीएसआर क्या है। सीएसआर ये है कि देखो, कोई भी कंपनी जिसकी वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, जो हर साल 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, या जिसका टर्नओवर तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को हर साल अपने नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में देना पड़ता है। अब सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि देखो, हम बताएं, अपन लोग सोशली जनता से ही वो पैसा कमा रहे हैं। अगर वो तुम 5 करोड़ 10 करोड़ कमा रहे हो तो तुम जनता से ही कमा रहे हो, और जब तुम जनता से ही उनकी ही धन संपत्ति ले रहे हो तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम जनता को वो लौटाओ। तो तुम्हारा जितना भी टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें से 2% तुम्हें सीएसआर के रूप में जनता के लिए ही लगाना पड़ता है। अब जनता के लिए लगाने का मतलब क्या हुआ? या तो तुम 2% प्रॉफिट सीधा सरकार को दे सकते हो, या फिर
उस प्रॉफिट को सरकार तुम्हें बता देगी कि हाँ यहाँ पाइपलाइन डलवा दो, यहाँ बिजली की तार बिछवा दो, तो तुम्हें वो करना पड़ता है। अब यहाँ पे अब समझ में आया कि कोरोना काल में इन लोगों ने सोशल काम बहुत सारे किए, तो इनका कहना यह है कि हम आगे सीएसआर नहीं देंगे। तो सरकार ने साफ कर दिया कि नहीं, सीएसआर से तुम्हें देना पड़ेगा, उस काम को इन कामों में नहीं जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी बात करें ना, सीएसआर का ब्रो इंडिया में ना ब्लैक मनी के रूप में बहुत यूज होता है। कैसे? हम गए, जैसे मान ले रघु तेरी कोई एक फैक्ट्री है, हमने तुमसे कहा कि हमें सीएसआर भरना तो है ही है, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे तुम्हारी फैक्ट्री में दे देंगे 100 रुपए, उसमें से 20 तुम रख लेना और 80 रुपए फिर हमें कैश के रूप में वापस दे देना, तो ब्लैक मनी के रूप में हम पे वापस आ जाता है। ब्रो 90% सीएसआर, एक रिपोर्ट निकली थी उसमें कहा गया था कि 90% सीएसआर कभी भी ग्राउंड रियलिटी में लगता ही नहीं है। कॉर्पोरेट्स ब्लैक मनी के रूप में उसको वापस ले लेते हैं अपने पास में, क्योंकि वो करोड़ों रुपए होते हैं। और ये अगर ब्रो अगर सच में भी सीएसआर भी लगने लगे ना ग्राउंड रियलिटी में, जितना लगना चाहिए कॉर्पोरेट्स लगाने लगे, तुम्हें क्रूशियल चेंजेस दिखाई देंगे समाज में। बट वही है ना, इंडिया है ब्रो, इसकी भी मॉनिटरिंग होना अच्छे से जरूरी है, तभी इन चीजों को सही किया जा सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो ये आईआईटी मद्रास से, कि आईआईटी मद्रास ने एक ई सोर्स नाम का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट तैयार किया है, जो मतलब एक तरीके से ई मार्केट प्लेस है ई सोर्स का। तो जिसमें जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको तुम बेच सकते हो, उसको तुम खरीद सकते हो, उसको मैनेजमेंट करके अपने काम में ले सकते हो या दूसरों को बेच भी सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये किसके द्वारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ई मार्केट प्लेस, वो तैयार किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, जो ई सोर्स को खरीदने बेचने के काम में आएगा। अब थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, और सेकंड नंबर पे बंगाल है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकालता है। दैट्स ऑल। तो न्यूज होगी एडिटोरियल, ठीक है। तो यहां से शुरू होता है अपने एडिटोरियल। देखो पहला एक एडिटोरियल है वो है मीडिया को लेकर, कि हम देखते ना न्यूज़पेपर हुए, बुक्स हुए, प्रिंटिंग मीडिया हुई, ये सब की सब किसके अंतर्गत आती है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है पूरी तरीके से, ठीक है। और मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट लेवल एक पैनल बनना चाहिए, स्टेट लेवल गवर्निंग काउंसिल बननी चाहिए जो फेक जर्नलिज्म को पहचाने। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना आजकल यूट्यूब से लेके रोडों तक पे छोटे छोटे अखबार वाले, दुनिया के मीडिया वाले माइक लेके निकल पड़े हैं। जगह 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 तो 500 प्रकार के चैनल दिख जाएंगे, जो कि दूसरी तरफ देखा जाए तो मीडिया काउंसिल से सर्टिफाइड भी नहीं है, बट वो मीडिया हाउसेस खोल के बैठे हैं दूसरी तरफ। तो ये फेक जर्नलिज्म जो हो रहा है, देखो अभी केवल एक बॉडी है, हम देखते हैं इसके लिए कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केवल एक बॉडी है जो पूरे इंडिया में काम करती है। लेकिन अगर ये कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है तो इंडियन बॉडी के साथ साथ में स्टेट बॉडीज भी होनी चाहिए इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी होनी चाहिए। तो ये बात कही है मद्रास हाईकोर्ट ने। उससे क्या होगा ना, ये जो फेक जर्नलिज्म हो रहा है, जो सच में जर्नलिज्म नहीं है, इसको वो लोग अपने केवल फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, लोगों को एडवर्टाइजमेंट, जो पेपर्स प्रो ना के बराबर तुमने जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड भी नहीं करवाया, 10 जगह तुम पेपर डालने लगे और उन पेपर पे तुम एड्स चला रहे हो, लोगों का पैसा लूट रहे हो, तुम असलियत में किसी भी प्रकार की जर्नलिस्ट हो ही नहीं और फेक जर्नलिज्म फैला रहे हो, अपने प्रोपेगेंडा सीधे कर रहे हो उनसे। तो इन चीजों को रोका जाना चाहिए और इनके लिए स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट प्रेस काउंसिल बननी चाहिए। तो ये बात कही है मद्रास जो हाईकोर्ट है उसने। और इसके ऊपर काम करते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाने की घोषणा भी कर दी है, जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करेगी। और जो लोकली इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है प्रेस का, जो झूठे प्रेस ऑफिसर्स बन के घूमते हैं, जो कहीं से भी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड नहीं है, ऐसी प्रेसेस को बंद किया जाएगा। और जितनी भी प्रेस है जो फेक न्यूज फैलाती हैं उनको भी अच्छे से रेगुलेट किया जाएगा। तो दैट्स ऑल, इस पूरे एडिटोरियल में तो यही था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आई है स्कूल्स को लेके। देखो हम देखते हैं ना यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, इन जगह हर जगह स्कूल खुल रहे हैं। तो क्या इन स्कूलों से दोबारा से पीक आ सकती है कोरोना की, क्या कोविड-19 में से पीक आ सकती है? तो देखो इस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं आएगी, कोविड बढ़ सकता है, 75 से 85% तक कोविड केसेस बढ़ सकते हैं स्कूलों के खुलने से पूरे देश में, बट
कोविड वेव आना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, या बहुत कम ही चांसेस के इसके आएंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जितनी भी पॉपुलेशन थी जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन में जो कि 60 साल से ऊपर लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें तकरीबन 60% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। 60% लोगों को फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है बाय द वे, और उन लोगों को कोरोना होने से अब मरने के चांसेस कम है कंपैरेटिवली जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ना कि स्कूल के खोले जाने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हमने पिछले 2 वेव्स में देखा है कि बच्चे कंपैरेटिवली कम होते हैं इन्फेक्टेड कोरोना से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या ना, बच्चे कम होते हैं माना, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि इस समय यूएसए में 3rd वेव चल रही है, और पिछले 7 दिन में यूएसए में तकरीबन 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं 3rd वेव की वजह से। तो हम ये भी देखते हैं कि आने वाले वेरिएंट्स कोरोना के ऐसे हैं जो ग्लोबली चल रहे हैं, जिससे बच्चों को अटैक कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चाइल्ड वैक्सीनेशन भी जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए जाइकोव डी नाम की वैक्सीन आ चुकी है, उसको जल्दी से जल्दी और वॉर लेवल पे रेगुलेट करने की जरूरत है, और बच्चों को जल्दी जल्दी टीके लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ में जब स्कूल खुल जाए तो रैंडम टेस्टिंग लगातार चलती रहनी चाहिए, कि स्कूल्स में जाए, स्कूल में रैंडम 10 बच्चे पकड़े, उनकी टेस्टिंग करें। इससे क्या होगा, पता पड़ता रहेगा कि किस स्कूल में कोरोना वायरस केसेस, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे वाहक बन जाए, हो सकता है बच्चों पर अटैक ना करें लेकिन बच्चे एक से दूसरी जगह कोरोना फैला दे, तो बच्चे उनके वाहक भी ना बने। चाइल्ड वैक्सीनेशन भी लगातार चलना चाहिए, और रैंडम टेस्टिंग सरकार को स्कूल्स में करवाती रहनी चाहिए, जहां जहां जो जो राज्य खोल रहा है स्कूल्स को। तो यही एक जरिया होगा जिससे हम कोरोना के कंपेरेटिवली केसेस बढ़ेंगे, वो तो निश्चित है स्कूल खोलने थे, बट उनको और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और आने वाली अगर कोई वेव है जो आए कोरोना की फिर से, जैसे 2nd वेव आई थी जो अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है अपने आईसीएमआर के द्वारा के आ सकती है, उनको आने से रोक भी सकते हैं। दैट्स ऑल, इस पूरे आर्टिकल में यही था। चल, एक लास्ट एडिटोरियल है जो अपने एग्जाम के लिए जरूरी है, कि आरबीआई ने रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस रूल लॉन्च किए हैं जो जून 2021 में लॉन्च किए हैं। और इनका कहना यह है कि जो मालेगांव कमेटी बनी थी, जो तकरीबन 10 साल पहले बनी थी फायदा में, उस कमेटी के जो उसने जो अपनी प्रशंसाएं दी थी कि ऐसा 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 होना चाहिए, उसको हमने अच्छी तरीके से लागू करवाया। अब इसमें हुआ क्या ना, कि कोई भी ऐसा माइक्रो फाइनेंस है जिसको लोन्स की जरूरत है, तो उन लोन्स का जब असिस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि लोन देने से पहले ये देखा जाता है कि तुम्हारी ईयरली इनकम कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, तो लोन असिस्टमेंट में इन लोगों ने कह दिया है कि किसी भी रूरल एरिया में रहने वाले इंसान का अगर 1.25 लाख रुपए से ऊपर हाउस होल्ड इनकम है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी भी अर्बन एरिया में रहने वाले किसी भी इंसान का हाउस होल्ड इनकम 2 लाख से ऊपर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस के लिए। अब माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोन, एमएसएमई के लिए लोन, तुम्हें छोटा बिजनेस डालना है, ये डालना है, वो डालना है। तो अगर तुम गांव में रह रहे हो तो तुम 1.25 लाख कमा रहे हो, और शहर में रह रहे हो तो 2 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हें लोन्स नहीं दिए जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी है ब्रो, तुम पता कैसे लगाओगे कि हाउस होल्ड इनकम इंसान की कितनी है? प्रॉब्लम यहां पे है, हाउस होल्ड इनकम को पता लगाने का कोई जरिया ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि हम देखते हैं ना हाउस होल्ड इनकम में लोकल इनकम आती है, और लोकल इनकम के जरिए कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर मान लो, एग्रीकल्चर में अगर तुम आज पता लगा रहे हो, क्योंकि देखो तुम साल भर का टर्नओवर कैसे पता लगाओगे? 1 महीने का असिस्टमेंट देख के, ये कहा गया इसमें, ठीक है, जो अपना रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस रूल लॉन्च हुए हैं उनमें कहा गया है कि 1 महीने का इनकम देख के अंदाजा लगाया जाएगा साल में कितना कमाता है। अब सोचो तुम एक किसान के पास में जाते हो जिसकी फसल एक स्पेसिफिक टाइम में कटती है, तुम उससे पहले जाओगे तो वो महीने में कुछ नहीं कमा रहा, और अगले महीने में जाओगे तो हो सकता है फसल बेच के बहुत कमा रहा हो, तो तुमने उसकी हाउस होल्ड इनकम का पता किस हिसाब से लगाया? वहीं अगर तुम किसी एक फूल के वेंडर पे जाते हो, जो फ्लावर वेंडर्स होते हैं, त्योहार चल रहे हैं तो उनके फूल धड़ल्ले से बिच रहे हैं, एक एक गुलाब 100 रुपए का बिच रहा है, नहीं चल रहे हैं तो एक गुलाब 1 रुपए का लेने को तैयार नहीं है लोग। तो उनके हाउस होल्ड इनकम का तुम कैसे असिस्टमेंट कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो? इसमें बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी है, और ज्यादातर जो हाउस होल्ड, जब हम इनकम की बात करते हैं तो अगर देखा जाए एक पर्टिकुलर मंथ में देखोगे ना तुम, कि जैसे अपन फ्लावर वेंडर की बात कर ले, तो जिस समय त्योहार चल रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में तो उनको ज्यादा इनकम होगी,
लेकिन अगर एनुअली इनकम देखोगे ना तो उनकी इनकम बहुत कम रहती है। तो अगर तुम गए, जैसे मान लो जब त्योहार चल रहा है उस टाइम पे गए और तुमने एक फ्लावर वेंडर की हाउस होल्ड इनकम के लिए उसके मंथली इनकम देखा, तो वो तुम्हें बहुत हाई दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे 1.25 लाख 2 लाख को पार कर जाएगा। और फिर अगले महीने से उसको कुछ मिलना ही बंद हो गया, तो और तुमने इधर उसको लोन भी नहीं दिया कि अगर वो चाहे माइक्रो फाइनेंस के लिए लोन ले सके, तो तुमने लोन भी नहीं दिया। तो हाउस होल्ड इनकम ये जो टर्म डाल दिया गया है माइक्रो फाइनेंस रूल्स में, ये कहां तक सही है और इसको तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए कोई जरिया ही नहीं है। या तो सरकार इसका कोई एक अच्छा जरिया बनाए कि हाँ हम ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि तुम्हारी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, और उस हिसाब से हम तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से माइक्रो फाइनेंस जो लोन है वो देंगे। वरना इस हाउस होल्ड इनकम का जो पैक्ट जो घुसेड़ा गया है माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन रूल्स में, इसको निकाल दिया जाए। तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कोर्ट में जाने ही वाला है जल्दी, तो फिर देखते हैं इस पे कोर्ट क्या फैसला लेती है। तो दैट्स ऑल। आज अगर 2 सितंबर की बात करें तो इतना ही था जो हमारे क्लाइंट के लिए जानना जरूरी था।